किसान बिलों के विरोध में महाधरना देने के लिए पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं। पंजाब से सटे हरियाणा बॉर्डर पर आज उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग नदी में फेंक दी और पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इसके अलावा कैथल में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने पहले किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेड लगाए और जब किसानों ने उन्हें पार करने की कोशिश की तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए हैं उसकी वजह से वहां सड़क पर भी लंबा जाम लग गया है। और ताजा अपडेट के साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। सिंधु बॉर्डर से दीपक बिष्ट और पानीपत से मनोज कुमार। दीपक, बताइए आप कहां पर हैं इस वक्त और वहां क्या माहौल है? मनोज के पास चलते हैं, पानीपत। मनोज, ये बताइए क्या माहौल है वहां, क्या कुछ चल रहा है? ये जो किसान हैं, चाहे वो पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं, वो दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और इस वक्त किसानों ने पानीपत टोल प्लाजा पर डेरा डाला हुआ है। ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो दिल्ली को पंजाब से चंडीगढ़ से जोड़ता है। और आप देखेंगे यहाँ जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आएंगे। किसान कल से ही दिल्ली के लिए इन्होंने कूच किया था और पानीपत में फिलहाल ये पहुंच चुके हैं। मेरे साथ गुरनाम सिंह चडूनी है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। इनसे जानते हैं चडूनी साहब, किस तरीके से ये आंदोलन आपका रहने वाला आगे? देखिए, हमारा आंदोलन तो शांतिपूर्वक रहेगा, हम तरफ नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली की तरफ हमने कल कूच किया था दोपहर को घोड़ा अनाज मंडी से, और उसके बाद इन्होंने जगह जगह हर जिले में एक बैरियर है, तो 3 जिले क्रॉस कर चुके हैं और 3 बैरियर तोड़ चुके हैं। और अभी यहाँ पे पानीपत में पहुंचे तो नई कस्ते यहाँ पे करेंगे। हालांकि सरकार की बहुत ज्यादती हमारे साथ है, क्योंकि इतनी ठंड है और हमारे पास कहीं लेटने की पड़ने की कोई जगह नहीं है। हमने मंडियों में व्यवस्था करवानी थी, क्योंकि अब मंडियों में हम जाने या फिर नहीं, ये मंडी में जाएंगे तो ये हमें वहीं पे घेर के बिठा लेंगे, इसलिए हमें सड़क पे ही रात गुजारनी पड़ेगी। रात की सड़क पे गुजारी। और गुरनाम जी, एक सवाल ये कि जैसा कल आपने कहा बैरिकेडिंग आपने तोड़ी पुलिस ने जी, तो ये आप मंजर पानीपत से देख रहे हैं। और अभी एक बार हम दीपक बिष्ट के पास चलते हैं, सिंधु बॉर्डर से वो हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, वहां क्या नजारा देख रहे हैं आप, क्या मूड लग रहा है किसानों का? देखिए, यहाँ पर किसान तो नहीं है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से पीछे का वो हाल, क्योंकि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस है और उसके बाद ही दिल्ली पुलिस की कंपनियाँ यहाँ पर तैनात की गई हैं। पुलिस अधिकारी लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की मूवमेंट को लेकर ये रास्ता पूरी तरह से इस वक्त बंद किया गया है। किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, यहीं से वापस लौटाया जा रहा है। और जो भी यहाँ पर लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि लोगों को जाने के लिए यहाँ से रास्ता बंद है, तो आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और दिल्ली पुलिस देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा इंतजाम जो है किसानों के लिए। अगर किसानों की मूवमेंट रात को होती है तो भी यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए पूरा बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो ट्रक हैं, ट्रक यहाँ पर सामने दूर तक ट्रक दिखाई दे रहे हैं, उन पर मिट्टी रखी गई है और मिट्टी के ट्रक भरकर यहाँ पर सुबह से लगभग 10 की संख्या में रखे गए हैं और पूरी सड़क को ब्लॉक किया गया है। पुलिस बल को यहाँ पर तैनाती की गई है कि अगर किसानों की कोई भी टुकड़ी या 1-2 किसान भी अगर दिखाई देंगे तो उन्हें भी यहाँ पर तुरंत हिरासत पर लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सख्त आदेश दिया है कि डीडीएमए के निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 को देखते हुए किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की इजाज़त दिल्ली में नहीं है। और इसको लेकर पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। दोनों तरफ के रास्ते बंद किए गए हैं। जो सिंघू बॉर्डर है, जहाँ से हरियाणा से अगर दिल्ली की तरफ कोई आता है जी, तो थोड़ा संपर्क में भी दिक्कत हो रही है। बहरहाल हमने आपको दिखाया नज़ारा पानीपत, जहां पर किसान टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं और इधर सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तैयारी की किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है या जो किसान आने वाले उसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो पर भी अब इसका असर पड़ रहा है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन की वजह से एनसीआर से दिल्ली की तरफ आने वाली मेट्रो ट्रेनें
अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। हालांकि दिल्ली से एनसीआर के मेट्रो सर्विस जा रही हैं, यानी दिल्ली से एनसीआर में जा सकते हैं, एनसीआर से दिल्ली नहीं आ सकते। डीएमआरसी ने कहा है कि दिल्ली से एनसीआर स्टेशनों के लिए सर्विस गुरुवार को 2 बजे के बाद शुरू कर दी गई है। हालांकि एनसीआर सेक्शन से दिल्ली के लिए मेट्रो सर्विस सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक बंद रहेगी। गुरुवार को नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली से एनसीआर के बीच 7 कॉरिडोर पर मेट्रो सर्विस 2 बजे तक बंद रही। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए साफ किया है कि नए किसान कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तोमर ने कहा है कि किसानों से इस मामले में बातचीत चल रही है और 3 दिसंबर को उनसे फिर बातचीत होगी। कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन नहीं करने की अपील भी की है। किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की, काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं, हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर सीधा हमला किया है। खट्टर ने आरोप लगाया है कि पंजाब के लोग हरियाणा में आकर माहौल खराब कर रहे हैं। पंजाब की सरकार और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लोगों को उकसा रहे हैं। निवास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना वैक्सीन का खर्च सरकार उठाएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। खबर यह भी है कि शनिवार को पीएम मोदी पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करके वहां विकसित हो रही कोरोना वैक्सीन का जायजा लेंगे। इसी बीच देश के दूसरे सेरो सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 10 साल की उम्र से ऊपर का हर 15 में से एक व्यक्ति, यानी हर 15वां व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ है। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के साथ दीपाली नंदा हमसे जुड़ गए हैं। दीपाली, सबसे पहले ये बताइए कि वैक्सीन को लेकर जो खबरें आ रही हैं उस पर क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कोरोना वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और इसका ऐलान आम बजट में किया जा सकता है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि अगले साल फरवरी से टीकाकरण की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार और जो एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है वैक्सीनेशन को लेकर, वो लगातार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के संपर्क में है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन बल्क में खरीदने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच एक और अहम अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। वहां पर जो कोरोना वैक्सीन विकसित की जा रही है, किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लेंगे। मैं आपको बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर देश में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करेगा। फिलहाल की बात करें तो इस वैक्सीन का देश में 3रा ट्रायल जारी है। और दीपाली, एक सीरो सर्वे आया है, दूसरा सीरो सर्वे, इसमें क्या परिणाम निकलकर सामने आए हैं? देखिए, देश के दूसरे सीरो सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 10 साल के ऊपर का हर 15 में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ है। अगर एक कुल आंकलन की बात की जाए तो 6.6% लोग जो कि 10 साल की उम्र से ज्यादा है वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो राजधानी दिल्ली के सीरो सर्वे में थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि करीब 57 लाख लोगों में डोर टू डोर जाकर ये सर्वे किया गया था और उसमें से सिर्फ 13,500 व्यक्ति में ही सिम्टम मिले हैं, कोरोना के लक्षण मिले हैं। सबसे ज्यादा जो सिम्टोमेटिक मरीज हैं वो साउथ वेस्ट जिले में मिले हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो इस वक्त लगातार यहां पर कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो सीधे सर्वे है वो ये बताता है कि फिलहाल अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर पॉजिटिविटी रेट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो एक तरफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उस पर काफ़ी जोर है, दूसरी तरफ खबर ये भी है कि देश में पहली वैक्सीन जाइडस कैडिला लॉन्च कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर यानी शनिवार को अहमदाबाद जाइडस कैडिला के ऑफिस में जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए मनीष देसाई के पास चलते हैं। मनीष जी, क्या अपडेट्स हैं? अहमदाबाद में पीएम जाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं 28 तारीख को परसों शनिवार को जो है प्रधानमंत्री का एक दौरा जाइडस कैडिला के लिए तय हुआ है और इसके मुताबिक अहमदाबाद की जो जाइडस कैडिला है, जो जिसका रिसर्च है वो अभी अंतिम चरण में पहुंच चुका है वैक्सीन को लेके, और उसी से जुड़ी कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है प्रधानमंत्री खुद कर सकते हैं और इसके लिए ही ये दौरा इनका तय हुआ है। अहमदाबाद में जो जाइडस की ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, वहां पर वो इनके जो मैनेजमेंट है उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कहां तक पहुंचा है ये वैक्सीन का जो इनका रिसर्च है वो, और कब तक वो लॉन्च कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी लेंगे। जाइकोव-डी नाम की वैक्सीन जो है वो जाइडस लॉन्च कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो इस पे तमाम डेवलपमेंट्स पर नज़र रहेगी। शनिवार को काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली हैं और ख़ुद प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, ऐसी खबरें हैं। नवंबर एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी की एक्सपायरी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। नवंबर सीरीज में निफ्टी में 11.5%, बैंक निफ्टी में 22% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। वैसे आज बाजार की शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन अंत में सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी की भी क्लोजिंग 13,000 के करीब हुई है। आज के कारोबार में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस और श्रीराम सीमेंट में सबसे ज्यादा बढ़त रही। वहीं आयशर मोटर्स, मारुति, बीपीसीएल, एचडीएफसी लाइफ और ओएनजीसी में गिरावट देखने को मिली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इकोनॉमी में आई रिकवरी को लेकर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि रिकवरी उम्मीद से बेहतर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी धीरे धीरे होगी। After witnessing a sharp contraction in GDP by 23.9% in the first quarter of the current financial year and a multi-speed normalization of activity in the second quarter, the Indian economy has exhibited stronger than expected pickup in momentum of recovery. Capital account convertibility will continue to be approached as a process rather than as an event, taking cognizance of prevalent macroeconomic conditions. A long-term vision with short and medium-term goals is in fact the way ahead. और अब शादी समारोहों पर कोरोना ने लगा दिया है पहरा। पूरी खबर आपको बताएंगे एक छोटी सी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आज श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया। इस आतंकवादी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने यह हमला श्रीनगर के एचएमटी इलाके में किया। जानकारी के मुताबिक इस हमले का शक जैश के आतंकवादियों पर है। यह भी बताया जा रहा है कि इस हमले में शामिल 2 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जबकि एक आतंकवादी यहीं का था। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की जरूरत भी है। ये विकास कार्य को बाधित करता और सब इसके बारे में जानते हैं। हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। जेल में बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन करने के मामले में उनके खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर ललन पासवान ने दर्ज कराई है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं बिहार के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। लालू यादव अब तक 1 केली बंगले में रह रहे थे।
बीजेपी आरोप लगाती रही है कि लालू यादव जेल की सजा नहीं बल्कि बंगले से आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर कंपनियों में मची रेस की नई नई खबरें रोज आ रही हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो जरा हटके है। जी हां, अगर आप चाहें तो अमेरिका जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। किस तरह का है ये वैक्सीन टूरिज्म, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आमतौर पर लोग अमेरिका घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार बाकायदा कोरोना की वैक्सीन के लिए टूर पैकेज बाजार में उपलब्ध है। इसके लिए मुंबई की जेम ट्रेवल्स ने एक खास पैकेज तैयार किया है। करीब 2.25 लाख रुपए खर्च कर आप 3 नाइट्स 4 डेज का वैक्सीन टूर पैकेज खरीद सकते हैं, जिसमें आपको आने जाने का किराया, होटल स्टे और वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। एज ऑफ नाउ हमने अमेरिका से क्यों वी हैव स्टार्टेड विद अ प्लान, बिकॉज कि बहुत टाइम से लोग अभी बाहर जाना चाहते हैं और जनरली यूएस के वीज़ा सबके पास वैलिड रहते हैं। बाकी सब कंट्री के वीज़ा लेने में टाइम जाता है। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना 2 कंपनियां वैक्सीन के लिए दावा कर चुकी हैं और 10 दिसंबर से वहां टीकाकरण की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। जेम ट्रेवल्स अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्रालय और फाइजर दोनों से टीकाकरण के लिए बातचीत कर रही है। जैसे ही उन्हें मंजूरी मिल जाएगी, मुंबई से न्यूयॉर्क तक का ये टूर शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप बिना पैसा दिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब ये डोज कमर्शियली बार अवेलेबल होगा तभी ही हम ये लोगों को लेके जाएंगे। सो राइट नाउ ये जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन है कि जिसको जिसको इंटरेस्ट है वो उनका नाम लिखावे, उनकी डिटेल्स देवे और हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है वी विल स्टार्ट अवर प्रोसेस। तो अभी ये बैक एंड प्रोसेस चालू है। वैसे तो वैक्सीनेशन का काम अमेरिका के अलावा लंदन और रशिया में भी शुरू हो रहा है, लेकिन जेम ट्रैवल्स अभी अमेरिका के ही पैकेज ऑफर कर रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि बाकी कंट्रीज़ में वीज़ा लगने में देरी लग सकती है। अमेरिका के वीज़ा जिनके पास है वो तुरंत अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मतलब साफ है, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आप वैक्सीनेशन में पहले हो सकते हैं। मनीष देसाई, अहमदाबाद। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अलग अलग राज्यों में शादी के नियमों में फिर से बदलाव किए गए हैं और इन्हें कड़ा कर दिया गया है। मेहमानों की संख्या की सीमा फिर से तय की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने शादी के कार्ड ज्यादा लोगों को दे दिए हैं उनके लिए अब मुश्किल बढ़ गई है। शादी की तैयारी तो महीनों पहले से होती है। कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में ढील देते हुए शादी समारोह में अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। इसलिए कई लोगों ने 200 मेहमानों के हिसाब से अरेंजमेंट किया और शादी के कार्ड भी बांट दिए। अब संख्या फिर से 50 हो गई है और जिनके परिवार में शादी है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस मेहमान को कार्यक्रम में आने से रोकें। हालांकि कई लोगों ने समझदारी दिखाते हुए ढील के बावजूद मेहमानों की संख्या कम रखी। तो मुझे लगता है कि ये कोरोना वायरस और उसकी वजह से जो हेल्थ की और इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज जरूर जल्दी से चली जाए, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग हम में आई है कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, शादी ऐसे भी की जा सकती है, वो जरूर कंटिन्यू करे तो काफी अच्छा हो। वैसे कई लोगों ने बड़े आयोजन की बजाय शादी को हाउस पार्टी या पारिवारिक आयोजन में तब्दील कर दिया है, जहां बड़े आयोजन की बजाय घर में ही फन एक्टिविटीज पर जोर है। मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल वालों की अलग समस्या है। जिन लोगों ने 200 मेहमानों के हिसाब से हॉल बुक किया था वो अब छोटे हॉल की मांग कर रहे हैं, तो कई शादियां टल भी रही हैं। हालांकि मैरिज हॉल वाले हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों का पालन करने का दावा कर रहे हैं। लास्ट मिनट हुआ है, टाइम भी नहीं है कुछ ज़्यादा चेंजेस करने के। सो आई थिंक जो आयरनी की एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी मार्च में, अब उस पे आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो गई है कि दिस फर्दर डैमेज टू द डैमेज ऑलरेडी डन। राज्यों की बात करें तो दिल्ली में 200 लोगों की गेस्ट लिमिट को 50 कर दिया गया है। यूपी सरकार के नियम के मुताबिक बंद कमरे या हॉल में अधिकतम 100 लोग, जबकि खुले स्थान पर निर्धारित क्षमता से 40% लोग ही शामिल हो सकेंगे। राजस्थान में भी 100 लोगों की लिमिट है, जबकि पंजाब में मैरिज हॉल और होटल रात 9:30 बजे बंद करने का आदेश है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंताजनक हो गए हैं। इस वक्त अगर आप शादी की तैयारी कर रहे हैं तो इसे छोटा रखना ही समझदारी है। रोहन सिंह, दिल्ली।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।